मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आप सबके बीच में हैं मध्य प्रदेश के प्यारे चहेते, आपके सर्वप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी कितने प्यारे हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन इस बार के अपने शासनकाल में वो थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। तो उस पर चर्चा हो, बातचीत हो, लेकिन हमने 2.5 मिनट में आपके 2.5 साल का जो इस बार के टेन्योर का कामकाज है उसे समेटने की कोशिश की है। तो पहले हम वो रिपोर्ट दिखाएंगे सभी को और उसके बाद यूं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इमेज बच्चों के मामा, बहनों के भाई, सरल व्यक्तित्व और विवादों से दूर रहने वाले नेता की है। लेकिन मार्च 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान ने सीएम पद की शपथ ली तो उनका एक नया अंदाज सामने आया। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में मामा अभी सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। भूमाफिया और अपराधियों पर मामा के बुलडोजर के चलने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि माफियाओं के बीच खलबली मच गई। सीएम शिवराज के इस रूप की चर्चा हर जगह होने लगी। मामा के चला बुलडोजर, अपराधिता कांपी रहे थरे थर। मामा का चला बुलडोजर, अपराधिता कांपी रहे थरे थर। गरीबों का हक मारने वाले और जनता को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी सीएम की सख्ती का सिलसिला चला, वो भी नायक के स्टाइल में, एक्शन ऑन द स्पॉट। तो जिला आपूर्ति अधिकारी जो भी प्रभारी है उसको मैं तत्काल सस्पेंड करता हूँ। ऐसे लोग नहीं चलेंगे, ये थोड़ी चलेगा क्या? जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड। चौथे कार्यकाल में सीएम के तौर पर शिवराज सिंह चौहान के तेवर तो गर्म दिखे, लेकिन मामा शिवराज का मन मुलायम ही रहा। लोग खड़े, चिंता मत करो भांजे भांजियो, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा भरवाएगा। बात प्रदेश में आई किसी आपदा विपदा की हो तो सीएम शिवराज नींद और भूख की परवाह किए बगैर रात भर खुद मोर्चे पर डटे रहे। धार के कारम बांध में दरार आई तो कड़े और स्पष्ट फैसले लेने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। क्लियर यूनिडायरेक्शन, वन डायरेक्शन मैसेज था कि डैम को ब्रीच किया जाए। सीएम शिवराज सिंह इतने एक्टिव हैं कि सुबह 6 बजे जब आम आदमी आंखें मल रहा होता है, सीएम तमाम जिलों के कलेक्टरों के साथ मीटिंग कर लेते हैं। सीएम शिवराज चौथे कार्यकाल में मजबूत इरादों वाले एक ऐसे नेता के रूप में भी उभरे हैं जिसका रिश्ता जनता से सादगी भरा, अपराधियों और दंगाइयों के प्रति सख्ती भरा है। सीएम शिवराज बार बार याद भी दिलाते हैं। शिवराज सिंह चौहान तो ये बताइए कि आखिर बच्चों के प्यारे मामा, बहनों के प्यारे मुलायम से भाई ये इतने कठोर कैसे हो गए? देखिए, प्रारंभ से ही हमने कहा है, सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर। ये केवल अभी नहीं हुआ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना था तो उत्तरी मध्य प्रदेश में कभी डाकुओं का साम्राज्य हुआ करता था। एक नहीं अनेकों सूचीबद्ध गिरोह होते थे। अपहरण, खड़े करके गोली मार देना, सामूहिक नरसंहार, ये आम बात थी मध्य प्रदेश में। और अगर याद हो तो तब भी मैंने कहा था, मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और उस समय जितने सूचीबद्ध डकैतों के गिरोह थे या तो समाप्त कर दिए गए, ये 2007 की 6-7 की बात बता रहा हूँ, या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और आज वो चंबल के बीहड़ जहाँ कभी डाकुओं की बंदूकें गर्जा करती थी, अब कोई डाकू नहीं है। वहाँ हम अटल एक्सप्रेस वे बना के इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आपको ये भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सिमी का ज़बरदस्त नेटवर्क मध्य प्रदेश की धरती पे था, उसको हमने पूरी तरह से ध्वस्त किया। और लोग शायद ये भूले नहीं होंगे, अगर सिमी के आतंकवादियों ने जेल से तोड़ के निकलने की कोशिश की तो भोपाल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। और उसके लिए तो अमित शाह जी ने आपकी तारीफ भी की थी। एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। जी जी। नक्सलवाद को हमने केवल
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक सीमित कर दिया। जब भी गड़बड़ हुई तब हमने कठोरता के साथ अपराधियों को कुचलने का काम किया। और आज भी मैं न्यूज नेशन के इस मंच से ये कहना चाहता हूँ, अपराधियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है। यानी शिवराज जी जो हैं वो फ्लावर नहीं फायर भी हैं, और वो पूरा बता रहे हैं सबको। पहले भी होता था लेकिन इस बार पूरा ठोक कर ऐलान कर रहे हैं। जब आपने ये माफियाओं पे नकेल कसने की तैयारी करी तो किस तरह की अड़चनें आई? क्योंकि उनका एक वर्चस्व होता है, अंदर तक पैंठ बनाए रखते हैं, मिली भगत होती है जो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, मैं तो प्रसन्नता के साथ ये बता रहा हूँ, जिसने गड़बड़ की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, बुलडोजर भी चले, लेकिन कोई एक व्यक्ति मुझे ये कहने नहीं आया कि ये मत करना। किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कोई बाधा सामने नहीं आई, ना तो तब आई और ना अब आएगी। बुलडोज़र का आपने जिक्र किया, बुलडोज़र और यूपी ये दोनों एक दूसरे के प्राय माने जाते हैं, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के इतिहास को खंगाल के देखा जाए तो बुलडोज़र की ड्राइवर सीट पर तो काफ़ी लंबे अरसे से आप बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। देखिए, जब जरूरत पड़ी मैंने बताया, चाहे डकैत हो चाहे अपराधी हो, उनको कुचलते रहे। ये अलग बात है कि बुलडोजर यूपी के चुनाव के बाद चर्चा में आया। छल मध्य प्रदेश में पहले से भी रहा था, लेकिन तब राष्ट्रीय चर्चा नहीं होती थी उसकी। तो इस बार के चुनाव में बुलडोजर भी नजर आएगा? आप चुनाव में तो प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, योजना और विकास ही नजर आएगा। अपराधियों के खिलाफ हमेशा सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ें। आपके जो बयान है ना वो बहुत सुर्खियां भी बटोरते हैं, लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपका एक बयान सुनाएं जिसके बहुत सारे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और उसको पसंद भी खूब किया जा रहा है। ज़रा वो सुनते हैं। ये जरा देख ले कौन है टाइगर। असली टाइगर को यहाँ पे ये कहाँ का टाइगर आ गया? ये कौन सी टाइगर शराब आ गई? ये पाउच जब्त करो, मारो डंडे, ठीक कर दो सबको। साफ कर रहा हूं मैं, तो छोड़ना नहीं है। देखिए, दोनों मैं ये बात मैंने ये बात उस संदर्भ में कही जब यहाँ 2019 में कांग्रेस की सरकार आई थी। हमारे लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे थे। और तब मुझे लगा कि जनता को भी और कार्यकर्ताओं को आज संरक्षण की और साहस की आवश्यकता है। तब मैंने ये कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है, चिंता मत करना। और उस दौरान भी मध्य प्रदेश में जहाँ कहीं अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, प्राकृतिक आपदाएं आई, जनता किसी कष्ट में रही, मैं कभी रुका नहीं, बिल्कुल सीधे उठता था और अन्याय के खिलाफ लड़ता था। ये बात मैंने उस संदर्भ में कही थी। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दौर भी हमने देखा था जब एक बहुत कम वक्त के लिए आप सत्ता से बाहर रहे थे, तो उस दौरान आपने जो भूमिका निभाई थी, जितना एग्रेसिव होकर आपने उस दौरान की सरकार की खामियों को लगाया और जनता के साथ खड़े रहे, वो सबने देखा। और शायद यही वजह है कि वापसी भी इतनी जल्द हुई। लेकिन ये जो अभी का संदेश था, वो वाला संदेश तो समझ में आया विपक्ष के लिए था, लेकिन क्या ये वाला संदेश पार्टी के भीतर था? देखिए, कोई और वैकेंसी नहीं है। पार्टी नहीं, परिवार है, और परिवार की तरह ही हम पार्टी को चलाते हैं। साथ में स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, सामूहिकता का भाव, उस भाव से हम सब काम करते हैं। मेरे साथ जो काम साथी करते हैं वो भी योग्यता में कहीं किसी से पीछे नहीं हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी में जो काम जिस कार्यकर्ता की तरफ दिया जाता है वो उस काम को मेहनत और ईमानदारी से करता है। हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए, तो आप एकदम पार्टी के अनुशासन को फॉलो करने वाले कार्यकर्ता की तरह से अपने आप को देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2023 के चुनाव की, जो अब आ खड़े हुए हैं, उसमें आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं, किस तरह से देखते हैं अपना मुकाबला? क्योंकि कमलनाथ जी बार बार कह रहे हैं कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और आपने बैकडोर से एंट्री ली है, तो इसका तो बदला लेके रहेंगे। एक तो बैकडोर की एंट्री क्या होती है? हम आए तो बिल्कुल ताल ठोंक के आए। कांग्रेस के विधायक हमारे साथ आके खड़े हुए, इस्तीफा देके आए। एक बात देखी, हमें खैरात में सत्ता नहीं मिली, उन्होंने विधायक के पद से इस्तीफा दिया, ताल ठोंक के जनता के बीच में गए। सारी सीटें कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस को ऐसे नहीं हराया हमने। एक एक सीट पे किसी पे 64,000 से हारी, किसी पे 57,000 से हारी, किसी पे 53,000 पे हारी। अगर कांग्रेस के मित्र भी टूट के आए तो उनके कारण आए, उसमें हमारा कोई दोष नहीं था, लेकिन वापस शानदार वोटों से जीत के आए।
कमलनाथ जी ये कहाँ से बैकडोर एंट्री हो गई? ये तो दमदार करते हैं कि आओ इस्तीफा दो, लड़ो फिर से चुनाव, और फिर से जीत के आओ। हम फिर से जीत के आए। तो इस बार वो कह रहे हैं कि वो भोपाल छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं, और वो कह रहे हैं कि वो यहीं रहेंगे और आपसे डटकर मुकाबला करेंगे और आपका पीछा नहीं इस छोड़ेंगे। उम्र में और कहाँ जाएं, काहे को ज़्यादा कष्ट उठाएं, भोपाल में ही रहें, जितने आराम से रहेंगे उतना बेहतर है। चलिए, तो अब कमलनाथ जी का एक बयान, जब उनका जिक्र इतना आ रहा है तो एक बयान सुनवा देते हैं, फिर उस पर मैं आपका रिएक्शन लेती हूँ। ऐसा प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ने 22,000 घोषणाएं कर दी थी, कितने नारियल फोड़े थे। अब चुनाव आता है तो ये नारियल अपने जेब में लेके चलते हैं। जब भी चुनाव आता है यहाँ आएंगे, उनसे कहिएगा नारियल फोड़ दीजिए। शिवराज जी, नारियल तो नहीं है। अब देखिए, जिनके अंदर विकास का कोई संकल्प ही नहीं होता, वो नारियल कहाँ से फोड़ेंगे? नारियल तो फोड़ने वाली फोड़ेगा जो विकास के कामों को दनादन स्वीकृत करता और पूरा करता है। हमने नारियल फोड़े, और इसलिए मध्य प्रदेश में 3 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना दी। कांग्रेस के राज में तो गड्ढों में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में गड्ढा था, यही पता नहीं चलता था। हमने नारियल फोड़े, और इसलिए सिंचाई 7.5 लाख हेक्टेयर में हुआ करती थी जब मैं मुख्यमंत्री बना था मध्य प्रदेश में, कुल 7.5 लाख। और ये भी केवल कांग्रेस के राज की नहीं थी, राजा, नवाब और अंग्रेज और कांग्रेस सब ने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर, और हमने अपने शासनकाल में बढ़ा के उसको कर दी 44 लाख हेक्टेयर, और 2026 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाएंगे। ये उसी सिंचाई का कमाल है कि हमने उत्पादन में, विशेषकर गेहूं के उत्पादन में, पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ दिया और मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया। हमने नारियल फोड़े, और इसलिए मध्य प्रदेश में एक नहीं अनेकों विकास के काम हुए। अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। तो जो काम करते हैं वो उद्घाटन भी करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, नारियल भी फोड़ेंगे। अब नारियल फोड़ने पर उन्हें तकलीफ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलिए ठीक है, ये तो आपने अपने चिर परिचित अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया, लेकिन एक बात बताइए कि आपके पास निश्चित तौर पर इतने सारे काम हैं, इतनी सारी योजनाएं, और कोरोना के बाद एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस सब के बीच में भी तमाम अधिकारी कहते हैं कि आप अपना दिन इतनी जल्दी शुरू कर देते हैं, जनता के बीच भी रहते हैं, अधिकारियों के बीच भी रहते हैं, कामकाज में भी आते हैं। कैसे मैनेज करते हैं टाइम मैनेजमेंट आपका? देखिए, अधिकारियों से मैं सवेरे बात करना शुरू कर देता हूँ। आजकल अपवाद छोड़ के जब कहीं बाहर जाना हो, सुबह 6:30-7 बजे मेरी बैठक हो जाती है। वर्चुअली मैं सारे लोगों को जोड़ता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो रात को 2 बजे मैं सिचुएशन रूम में बैठ के बाढ़ की स्थिति का भी जायजा लेता हूँ जी। जनता कहीं संकट में होती तो उसमें भी काम करता हूँ। देखिए, एक अंदर तड़फ है, एक जिद, एक जुनून और एक जज्बा है अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का, और अगर जनता कष्ट में होती है तो फिर मैं सो नहीं सकता। उत्तराखंड में अगर खाई में बस गिर गई तो मैं किसी अधिकारी को भेज सकता था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री निवास में कैसे चैन से सोता तब जब मेरे लोग खाई में पड़े हुए हैं, गड्ढे में पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने उठाया विमान और रात को 2 बजे मैं उत्तराखंड देहरादून पहुंच गया। देखिए, ये तड़फ अगर आपके दिल में है तो आपको नींद भी नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी। एक ही चीज़ दिमाग में होगी कि संकट से हम जनता को कैसे बाहर निकाल के ले जाएं, क्योंकि मेरे लिए जनता जनता नहीं है, हमारा परिवार है। बिल्कुल, आपने रिश्ते बनाए हैं और रिश्तों को आप बखूबी निभा भी रहे हैं, और वक्त वक्त पर हमने देखा है, अभी हाल फिलहाल में भी जब स्थितियां थी, जब डैम की स्थिति हुई थी, तब भी आप निजी तौर पर थे, बाढ़ में भी आप निजी तौर पर थे, हमने वक्त वक्त पर वो देखा भी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बतौर मुख्यमंत्री, इस बार आपके सामने चुनौतियां कई थी, खासतौर से कोरोना काल में जब पूरा देश एक आर्थिक संकट से, स्वास्थ्य सेवाओं के संकट से जूझ रहा था, तो कितना मुश्किल रहा अपने प्रदेश को रिवाइव करवाना? इस बार मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मैं 23 मार्च 2020 को मैंने शपथ ली रात में 9 बजे जी, और सवेरे लॉकडाउन लग गया पूरे देश में। हमारे आय के जितने साधन थे, दुकान बंद, बिजनेस बंद, व्यापार बंद, आना बंद, जाना बंद, काम बंद। वो सचमुच में वो समय बहुत कठिन था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कुशल नेतृत्व के कारण हम कोविड जैसी महामारी से मुकाबला कर पाए, तब भी जब उसका इलाज नहीं था। मैं कोविड के दूसरे दौर में, मैं सच कहूँ, अंदर तक से हम लोग हिल जाते थे जब कोई मौत की खबर आती थी। एक नहीं अनेकों मृत्यु उस समय हुई, बहुत भयानक दौर था।
और तब जब ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती थी, उस समय दिन और रात हम सोते नहीं थे। एक ही चिंता रहती थी, ऑक्सीजन पहुंच जाए। और मैं ऑक्सीजन के टैंकर के ड्राइवर तक से बात करता था, कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे, कब पहुँच जाओगे। आगे टैंकर के पायलट गाड़ी चलती थी, पीछे पायलट गाड़ी चलती थी। वो दौर सचमुच में बहुत खौफनाक था, बहुत भयानक था। लेकिन प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और ईश्वर की कृपा से उस दौर से हम बाहर निकले। सिवाय उसके मुझे और कोई परेशानी, हम कैसे समय पर सारी व्यवस्थाएं जुटाएं, हमने जुटाने की कोशिश की, दिन और रात एक किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय तो 7-8 दिन तो ऐसा दौर था जब रात भर नहीं सोए, केवल एक ही चिंता रहती थी, लोगों की जान बचे। वो दौर ज़रूर खतरनाक था, आर्थिक संकट भी थे, लेकिन आर्थिक संकट के उस दौर में भी हमने गरीबों के खाते में पैसे डालने का काम लगातार जारी रखा। और आज मैं आत्मविश्वास के साथ ये कहता हूँ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही जाती है। आर्थिक दृष्टि से अगर पूछें तो हमने मुकाबला किया, खाते में पैसे भी डाले, कोविड का इलाज भी करवाया, लेकिन ऐसा संकट नहीं आया कि सब चीज़ ठप हो जाए। जी, हमने ठीक ढंग से काम चलाने में सफलता प्राप्त। बिल्कुल। आपने अभी बात की कि लोगों को जिस तरह से आपने मदद मुहैया कराई, चाहे फिर उनके खाते में पैसे डालना हो, अनाज मुहैया कराना हो, तमाम तरह की सुविधाएं। लेकिन आजकल एक फ्रीबीज को लेकर एक सवाल उठने लगा है कि रेवड़िया कल्चर जो है, कई लोग अपने चुनाव जीतने के लिए भी इस तरह के जो तमाम कॉन्सेप्ट हैं उनको लेकर आते हैं कि ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। तो किस तरह के सामंजस्य स्थापित किया जाए कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं और जो फ्रीबीज हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? एक रेवड़ियाँ बांटना और एक सामाजिक न्याय। हम चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप ऐसे वादे करें कि जो पूरा करना व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं हो। कोई टीवी बांटे, कोई फ्रिज बांटे, कोई अलग चीज़ बांटे, अब इसको हम कहेंगे रेवड़ियाँ। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलता है और गरीब को छत मिलती है तो ये रेवड़ी नहीं, उसका अधिकार हम दे रहे हैं उसको। देखिए, आखिर देश के संसाधन पर सबका हक है, सबका अधिकार है। गरीब का भी हक है, पानी सबकी, ज़मीन सबकी, हवा सबकी, खदानें सबकी, तो सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास हैं उनसे हम टैक्स लें और जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं देने का काम करें, ये सामाजिक न्याय है। और इसलिए रोटी, मकान, रोटी का मतलब सस्ता अनाज जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, गरीब का इलाज हो जाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, जिसमें गरीब बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी हम भरवाने का काम करते हैं। ये रेवड़ियाँ नहीं है। प्रतिभा धन के अभाव में कुंठित ना हो जाए, ये संकल्प है हमारा। और इसलिए दोनों में भेद करना पड़ेगा। केवल चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बांटना, लेकिन आवश्यकता अगर है तो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना, वो सामाजिक न्याय है। और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बांट देना, वो रेवड़ी है, उससे देश का और प्रदेश का नुकसान हो। जी, अच्छा, अभी मैं कुछ एक डेटा की तरफ देख रही थी और मैंने देखा कि तमाम, जब पूरी देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक मंदी से जब तमाम लोग गुजर रहे थे, तब मध्य प्रदेश के अंदर विदेशी और देशी निवेश जो है वो 3 गुना हुआ है। तो इस डेटा के मुताबिक तो एक अच्छा निवेश प्रदेश में आया है। तो ये किस तरह से आपने मैनेज किया इसे? मुझे बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश की करंट प्राइजेज पे हमारी जो विकास दर है वो है 19.76%। देश में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, जो इतनी विकास दर हमने हासिल की है। उसमें एग्रीकल्चर जो हमारी विकास दर है, कृषि की विकास दर, वो भी बहुत उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश की जीडीपी का साइज आज 11.5 लाख करोड़ को पार कर गया है। जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो 1 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था। देश की जीएसडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान पहले कभी 3.6% हुआ करता था, आज 4.6% है। 1% हमने बढ़ा दिया। तो आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को मजबूत करने का काम हर मोर्चे पर किया है। और मध्य प्रदेश इन्वेस्टर फ्रेंडली है। हर सोमवार को मैं निवेशक के साथ व्यक्तिगत मीटिंग भी करता हूँ। हम निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने भारत के जो अलग अलग दूतावास है, हमारे एम्बेसडर्स हैं, उनसे भी संपर्क में रहते हैं। यहाँ अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स हैं, उनके संपर्क में भी हम रहते हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियों के ज़रिए और मध्य प्रदेश की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के ज़रिए हम निवेश को यहाँ मध्य प्रदेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास हमारे निरंतर जारी है। जैसे मध्य प्रदेश में अभी इस साल प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में 7, 8, 9 जनवरी को इंदौर में होगा। मध्य प्रदेश में उसी समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने
10 और 11 तारीख को रखा है, जिसमें देश और दुनिया भर के निवेशक हम बुलाएंगे। अलग अलग नीतियां हम बनाने का काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर की, जिसमें हमारी MSMEज भी हैं, IT सेक्टर से लेके अलग अलग जितने भी सेक्टर हैं उनकी पॉलिसीज हमने बनाई है। और अपने गंभीर प्रयास के कारण और मध्य प्रदेश की आर्थिक साख के कारण जी। कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है, निवेशक लगातार देशी भी आ रहे हैं और विदेशी भी आ रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने तो अपना 2.5 साल का रिपोर्ट कार्ड, अपने विकास कार्य बताए हैं, जनता अपनी कसौटी पर उन्हें चुनावी साल में परखेगी ज़रूर। लेकिन अब कुछ राजनीति की बातें भी मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो निगम के चुनाव हुए और जो तमाम बातें हुई। सबसे पहला एक सवाल आता है लोगों के जहन में कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी सरीखा कोई दूसरा लोकप्रिय नेता क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, नेता अपने अपने स्थान पर सब लोकप्रिय है। मुझे बिल्कुल ये दम्भ और अभिमान नहीं है कि मैं ही लोकप्रिय हूँ। भारतीय जनता पार्टी में सभी हमारे साथी लोकप्रिय हैं। काम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने काम में सब प्रवीण भी है, ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं और सब लोकप्रिय हैं। ये तो आपकी मॉडेस्टी है, लेकिन एक और जो चीज़ है जो आपके लिए यहाँ पर कही जाएगी कि राजनीति में परिवारवाद के आरोप लगते हैं और सभी पार्टियों पे लगते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। इससे आप अपने आप को कैसे बचा पाए? आपने अपने परिवार के लोगों को कहीं भी राजनीति में आगे नहीं करा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कार्यकर्ता ही परिवार है, तो हमारे परिवार के लोग ही तो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें ब्लड रिलेशंस वाले आगे आए, ये क्यों होना चाहिए? और ये बात बिल्कुल सच है। प्रधानमंत्री जी ने जिस मुद्दे की तरफ देश का ध्यान दिलाया है, परिवारवाद, मतलब एक ही परिवार की पार्टी, क्या वर्षों तक एक ही परिवार चलेगा? राजतंत्र है क्या यहाँ? आप देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, क्षेत्रीय दलों में भी बाप, दादा, दादा के बाद पिता, पिता के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता। अब ये परिवारवाद, ये क्यों चलना चाहिए? मेरे घर के और मेरे परिवार के अलावा, और मेरा परिवार भी रक्त संबंधी, उसके अलावा कोई दूसरा आ ही ना पाए, ये क्यों होना चाहिए? इससे देश को बचाने की जरूरत है। अगर परिवार के बच्चे आना चाहें तो? परिवार के बच्चे आना चाहे तो अपनी मेहनत करेंगे, काम करेंगे। कोई आना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये मनाही नहीं की, लेकिन पिता के कारण थाली परोस के पुत्र को दे दो, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। जी, चलिए अच्छा ये बताइए कि आपके लिए इस बार कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, प्यार अपनी जगह, कामकाज अपनी जगह, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो उसके ऊपर पार पाना आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी इस बार? मुझे तो कोई चुनौती दिखाई नहीं देती। अगर आप काम करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, प्रो इनकम्बेंसी होती है। और भारतीय जनता पार्टी इसका उत्तम उदाहरण है देश की राजनीति में। हम अपने विकास के कामों के द्वारा, जन कल्याण की योजनाओं के द्वारा फिर से शानदार ढंग से सत्ता में वापसी करेंगे, क्योंकि आगे भी हमको इन कामों को लगातार जारी रखना है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम देखें निकाय चुनावों में एक अच्छी जीत तो मिली, लेकिन कई सेक्टर्स ऐसे हैं, ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो वहाँ निगम चुनावों में हार भी हुई है, कई जगह थोड़ा बहुत असंतोष भी है। तो वो क्या कारण रहे? कोई आपको लगता है कि एक चिंता का विषय वो हो सकता है? लोकतंत्र का आनंद है। देखिए, आप जीते ये सही है, लेकिन 100% ही जीते लोकतंत्र में, ये क्यों हो? और इसलिए जहाँ परिणाम ऐसे आए हैं, अब आपको सारे आंकड़े पता है, हम 23,000 में से 20,000 सरपंच हमारे जीते, लेकिन 3,000 तो हारेंगे ना। ऐसा थोड़ी कि हम 100% जीत ही जाएं। हमने नगर पालिका और नगर पंचायतों में लगभग 85% के आसपास जीत प्राप्त की, अब 15% पे तो हारेंगे ही ना। कई बार ये हार भी काला टीका बन जाती है, और कई बार ये हमें सही रास्ता भी दिखा देती है कि यहाँ तुम गलती कर गए, यहाँ संभलो। तो इतना ज़रूरी भी है, मतलब लोकतंत्र में विपक्ष भी रहना चाहिए। हम उसको बहुत सकारात्मक ढंग से लेते हैं। जी जी, कि जहाँ अगर कोई गलती, जहाँ कोई चूक हुई है, सफलता अगर नहीं मिली, तो गहराई में जाके सोचिए कि गलती कहाँ है। जनता को हम कम्युनिकेट चीज़ें नहीं कर पाए, या कहीं कोई बीच में गड़बड़ रह गई, उसका हम फिर परीक्षण करते हैं और फिर सुधार करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा शिवराज जी, एक बात बताइए कि अगर हम देखें, विपक्ष भी कई बार आलोचना करता रहा आपके नेतृत्व को लेकर, कई बार सवाल उठते रहे, लेकिन फिर भी आपने हर बार अपना जादू जो है जनता के दिल पर चला ही दिया, और पार्टी में भी जो भी विरोध रहा या विपक्षियों के स्वर रहे उनको भी शांत कर दिया। इसके लिए क्या क्या आपके गुर क्या है? देखिए, विरोधियों की तो मजबूरी है। देख, देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि अगर कोई विरोधी नेता हमारे किसी अच्छे काम की सराहना कर देगा तो उसकी पार्टी में उसकी बाट लग जाएगी। लोग कहेंगे तो मिल गया उनसे जाके। तो दुर्भाग्य है कि एक ज़माना था जब अच्छे कामों की प्रशंसा भी लोग करते थे,
तो अदरवाइज नहीं लिया जाता था। लेकिन आज अगर किसी ने कह दिया कि नहीं ये काम तो अच्छा हो गया, तो बेचारे उसी के अस्तित्व पे संकट आ जाएगा। इसलिए विरोधी की मजबूरी है कि वो केवल आलोचना करें। तो कुछ तो लोग कभी कहेंगे- ऐसा हुआ ऑफ द रिकॉर्ड विरोधियों के फोन आए कि भाई शिवराज जी ये काम बहुत शानदार किया है आपने? देखिए, मेरे तो सब मित्र हैं, मैं किसी को भी राजनीति में शत्रु नहीं मानता। राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, अंतर विचारधाराओं का है, लेकिन व्यक्ति के नाते मैं सबका आदर करता हूँ और इसलिए बातचीत तो चलती रहती है। कुछ चुपके मिलते हैं और कुछ खुलेआम मिल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? मुलाकातें होती रहती हैं, नए संबंध बनते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर देखा जाए 2023 के चुनावों को, आपको अपने लिए क्या चुनौतियाँ लगती हैं? ऐसा तो नहीं है जैसा आपने कहा कि भाई हारेंगे भी, कुछ ऐसे भी काम रह गए होंगे जो अधूरे भी छूट गए होंगे, कहीं नाराजगियाँ भी होंगी। आपकी नज़र में देखिए, मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने पूरा बनाया हुआ है और इस बार हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था, आत्मनिर्भर भारत। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसके 4 प्रमुख पिलर हमारे। नंबर 1 अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने काफ़ी काम किया है, सड़कें से लेकर बाकी सब, लेकिन उसके आगे जाना है। इसलिए मैंने कहा चंबल एक्सप्रेस, अटल एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं है, इनके आसपास हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, नई टाउनशिप लेके आ रहे हैं, हम नए एयरपोर्ट बना रहे हैं भोपाल और इंदौर के बीच में, वहाँ ग्रीन फील्ड सिटी हमारी बनेगी, नई टाउनशिप खड़ी करने की हमारी योजना है। परिवहन की दृष्टि से हम देखें तो हम केवल सड़क का उपयोग क्यों करें, हमने ये तय किया कि हम आसमान का उपयोग भी करेंगे। उज्जैन में महाकाल महाराज के दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बाय रोड जाते हैं तो कई बार त्योहारों पे जाम लग जाता है, इसलिए हमने तय किया कि सीधे रेलवे स्टेशन पर उतरें उज्जैन में और वहाँ से केबल कार में बैठें और रोपवे से सीधे महाकाल महाराज के मंदिर उतर जाएं, सड़क से जाने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल में भी हम ये प्रयोग करने वाले हैं, इंदौर में भी हम ये प्रयोग करने वाले हैं, जबलपुर ग्वालियर में भी ये प्रयोग करने वाले हैं। तो अधोसंरचना ऐसा नहीं कि कभी मेट्रो भोपाल इंदौर में बनी रही है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, एक काम पूरा होता तो उसके आगे का। तो अधोसंरचना की दृष्टि से ऐसे अनेकों नए प्रयत्न, नंबर 1। नंबर 2 शिक्षा और नंबर 3 स्वास्थ्य। शिक्षा में हमने नया प्रयोग किया है सीएम राज स्कूल का, अभी हमने प्रारंभ किए हैं। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा गरीब बेटा बेटियों को भी मिले और इसलिए ये स्कूल हम युद्ध स्तर पे खोल रहे हैं। इनका भवन, वहाँ स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लैब की व्यवस्था और बाद में बसों की व्यवस्था, ताकि गांव से, क्योंकि हर गांव में स्कूल खोलना संभव नहीं है, शिक्षक भेजने होते हैं और इसलिए 15, 20, 25 गाँव के बीच में एक सीएम राज स्कूल, और उनके बच्चों को भी बस लेने गाँव जाएगी। आधा घंटे में सड़कें अच्छी है, बच्चों को लेके आएगी, दिन भर बच्चे पढ़ेंगे, शाम को बच्चों को घर छोड़ के आएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति मध्य प्रदेश की धरती पर हम करने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है मध्य प्रदेश में, और इसलिए नए मेडिकल कॉलेजेज हम खोल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज लाने की नीति हमने बनाई है। उसके अतिरिक्त जिला अस्पताल ठीक हो, वहाँ सारी व्यवस्थाएं हो, प्राइमरी हेल्थ आपका हेल्थ सेंटर हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनको मजबूत करने की योजना। हमने ये भी तय किया कि योग जैसी विधाओं का उपयोग करके भी आयुष के साथ हम लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस के हमारे कई प्रयोग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो हम लगातार करने का अभियान हाथ में लिए हुए हैं। और अर्थव्यवस्था और रोजगार के मामले में मैं कहना चाहूँगा 2.5 लाख रोजगार के अवसर। जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। मतलब इस बार हमने तय किया है कि महीने में एक दिन रोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। अभी 27 तारीख को रोजगार दिवस संपन्न हुआ और हर महीने 2.5 लाख नौजवानों को या बहनों और भाइयों को हम रोजगार से लगाएंगे। रोजगार मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, एक साल में 1 लाख पदों पे हम सरकारी भर्ती करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें हम अपने नौजवानों को 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेती है, वो देने का काम करते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी भी देते हैं। आजीविका मिशन के अंतर्गत बहनों को रोजगार। तो ऐसे अनेकों प्रयास कर रहे हैं जिससे 2.5 लाख रोजगार के अवसर कुल मिला के हर महीने पैदा हो। तो रोजगार पे हमारा फोकस है।
अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पे हमारा फोकस। बिल्कुल, और अगर इतना लंबा चौड़ा अगर रोजगार भी मिल रहे हैं और ये तमाम काम हो रहे हैं तो जनता के लिए अपने प्यारे सीएम से रुष्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए शायद आपको विरोधी जो हैं आपको लगता नहीं है कि इस बार आपके लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी पेश कर पाएंगे। लेकिन आपने चुपके चुपके मुलाकातों का जिक्र किया तो एक किस्सा तो पूछना बनता ही है, क्या ज्योतिरादित्य जी से भी मुलाकात चुपके चुपके ही हुई थी? उनसे तो खुलेआम ही हुई। नहीं, अब तो हो गई, लेकिन ये अलग बात है हाँ कि कांग्रेस को ये पता ही नहीं चला कि कब उनके इतने विधायक निकल गए और कहाँ निकल गए। हमें भी बाद में पता चला कि कुछ लोग निकल के बेंगलोर चले गए। जब बेंगलोर चले गए तब हमने हालचाल पूछा कि भाई बात क्या है, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चला किसी को। तो मैं मुलाकात चुपके चुपके का मैंने ये कहा था कि कई बार राजनीतिक प्रतिद्वंदी मित्र ये सोचते हैं कि शिवराज से ओपन में अगर मिल लिए तो गड़बड़ हो जाएगी, सीआर गड़बड़ होगी, और इसलिए कुछ लोग उसमें संकोच करते हैं। तो अभी भी कुछ ऐसी मुलाकातें जारी हैं क्या? मुलाकात तो मेरी हमेशा जारी रहेगी, मैं तो हमेशा मिलने जुलने में भरोसा रखता हूँ। अब हम क्या करें, राष्ट्रपति जी के चुनाव हुए और 19 विधायकों ने इधर वोट कर दिया, उधर से हम क्या कर सकते हैं। करा तो कुछ होगा ही, ऐसे थोड़ी, मतलब मुलाकातें हुई होंगी, बात हुई होगी, कुछ असर हुआ होगा तभी तो। आत्मा की आवाज़ पे वोट दे दिया और उनको पता ही नहीं चला। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप सभी के इतने प्यारे मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग आपके बारे में कुछ जानना भी चाहते हैं। शिवराज जी, जनता सरकार कामकाज के बीच में अपने लिए जब वक्त निकालते हैं तो उन्हें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, क्योंकि हमने भी ट्विटर फेसबुक के जरिए जनता से कुछ सवाल मंगाए थे, ये वो सवाल हैं जो उनके बीच से आए हैं। मैं मूलतः आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और मेरी ईश्वर में आस्था है, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलता है मैं देव दर्शन के लिए निकलता हूँ। यहाँ भी मैं पूजा रोज करता हूँ और उससे नाता जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं कोई गलती ना करूँ और ऊर्जा अच्छा काम करने की मुझ में लगातार बनी रहे। और इसलिए एक काम तो ये मैं लगातार करता हूँ। दूसरे, मुझे जैसे आज ही मैंने मुख्यमंत्री निवास पे बुलाए भोपाल के स्ट्रीट वेंडर परिवार सहित, अकेले नहीं आए, बच्चे भी आए, मेरे भांजे भांजी, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले, छोटी मोटी किराने की गुमटी वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले। हाँ, मैंने पोस्टर्स देखे थे सीएम आवास के बाहर जोड़ने वाले, आज वो सब परिवार के साथ आए। उनके साथ मैंने मस्ती की, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किए, बीच में सवाल और जवाब होते रहे, उनके साथ मैंने भोजन किया, मुझे अद्भुत आनंद आया। देखिए, मेरा हॉबी कहें तो सीधे जनता से जुड़ना है। उसमें अब नेता की इससे अच्छी हॉबी हो जाए तो और कहना ही क्या, कि जनता से जुड़ना है, जनता के बीच रहना है। उसी में मैं आनंदित रहता हूँ और गाता रहता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बहुत शानदार। अब आपने ईश्वर का जिक्र किया तो ज़रा, अगर आपके कई बार हमने सुना है आपके मुंह से रामधुन, तो अगर आप की इच्छा हो तो अगर गुनगुना सकें। गला फटे बाँस जैसा हो रहा है उसके तो बोल रहा हूँ। चलिए अगली बार के लिए रखते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ माहौल भी अभी वैसा नहीं है। चलिए अगली बार के लिए कोई नहीं। हम तो, हमारे दर्शक फिल्में देखते हैं आप, हमें ये ट्विटर और फेसबुक से सारे सवाल आ रहे हैं तो मैंने कहा कि ये जरूर पूछे जाएंगे। फिल्में देखता हूँ, अभी लेटेस्ट भी नहीं, अभी तो बहुत दिनों से नहीं देखी। हमने देखी थी कश्मीर फाइल्स। हाँ, कश्मीर फाइल्स। हाँ, वो अभी हमने देखी थी लेटेस्ट। अब भी और देखने की इच्छा है, देखेंगे। तो ये फिल्मों के बॉयकॉट का जो ट्रेंड चलता है, आप उसमें बिलीव नहीं रखते हैं? मैं फिल्मों का बॉयकॉट कभी नहीं करता। मैं कलाकारों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं बचपन से बहुत पसंद करता था अशोक कुमार जी को। संजीव कुमार जी मेरे पसंदीदा कलाकार थे, उनकी फिल्में मैं खूब देखता था। अद्भुत एक्टिंग उन्होंने की। कई कलाकारों को, जया बहादुरी जी का मैं प्रशंसक था बहुत, जितनी शालीनता की जो फिल्में आती थी, ऋषिकेश दा बनाते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। पारिवारिक फिल्में नदिया के पार जैसी, या एक और फिल्म थी नदिया के पार की, हम आपके हैं कौन। हाँ। वो भी अद्भुत फिल्म थी। तो आजकल की लेटेस्ट फिल्मों में कोई, मतलब पसंद, हीरो हीरोइन कोई आपकी पसंद, या सब पुराने ही पसंद है अभी तक? नहीं, नए भी, कोई नए भी दिल में जगह बनाई किसी ने? नहीं, नए हो पुराने हो, अच्छी फिल्म अगर होती है और कलाकार अच्छे होते हैं तो मैं ज़रूर देखता हूँ। और मैं मानता हूँ कि ये क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
जहाँ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है और मैं हर कलाकार की इज्जत करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे याद है जब चुनावों में पिछली बार जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो न्यूज़ नेशन की टीम ने आपसे जब मुखातिब हुई थी तो साधना जी की एक शिकायत थी कि आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं और खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो वो कुछ बदला है या वैसे का वैसे ही अभी भी? देखिए, अगर कहीं कोई संकट आ जाए तो खाना कैसे खाएं? अगर 2-2 बजे तक वल्लभ भवन में बैठे हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, अभी बाढ़ आ गई, भयानक बाढ़ थी। अब बाढ़ में लोगों को निकालने के लिए हम मोटर बोट का इस्तेमाल कर रहे थे। SDRF NDRF की टीम, होमगार्ड के जवान लगे हुए थे, लेकिन कई जगह लोग ऐसे फंसे थे कि वहाँ कोई जा ही नहीं पा रहे थे। तो हमने सेना के हेलीकॉप्टर और जवान बुलाए। एक जगह एक गांव से लोग निकल नहीं रहे थे, सेना का हेलीकॉप्टर एक जगह स्थिर होकर खड़ा था और मैं भी बाढ़ पीड़ित इलाके के दौरे पे था। तो मैंने सेना के हेलीकॉप्टर के चक्कर लगा के अपने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और मोबाइल की रेंज में आई तो गांव वालों से कहा कि बैठो जल्दी, निकल क्यों नहीं रहे तुम? और जब तक वो चढ़ नहीं गया हेलीकॉप्टर में, मुझे चैन नहीं पड़ी। जब ऐसे संकट होते तो खाना कहाँ से समय पे आप खाएंगे? लेकिन अब ऐसे भाई मध्य प्रदेश के लोग तो जो मतलब मालवा रीजन है या पूरा का पूरा मतलब 56 भोग है, सब कुछ इतना फेमस है, तो मुख्यमंत्री जी की पसंद मौका क्या मिलता है? तो टूट पड़ते हैं हम। तो कचौड़ी हो, समोसे हो, पकोड़े हो, कोई नहीं छोड़ते। हम ऐसे नहीं है कि मैं तो उबली सब्जियां ही खाता हूँ। अच्छा, मैं तो भैया कचौड़ी भी खाता हूँ, समोसे भी। और अभी स्ट्रीट वेंडर वाले भाइयों के साथ बेड़ई और सब्जी खा के आया हूँ आलू की। तो मुझे परहेज किसी चीज़ से नहीं, किसी चीज़ से नहीं, तब भी फिट रहते हैं एकदम। हाँ, भी फिट रहता हूँ। हाँ, नहीं, बहुत शानदार। तो ये हमारे कुछ सवाल आए थे हमारे पास। एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ आपसे कि मध्य प्रदेश को लेकर शिवराज जी इतना करीब से जुड़े रहे, जनता से एक रिश्ता कायम किया है, कोई सपना, कोई विजन जो देखा हो कि हाँ मेरा मध्य प्रदेश ऐसा मैं चाहता हूँ? देखिए, सपने हमेशा बदलते रहे। जब मुख्यमंत्री बना तब सड़क बन जाए अच्छी, वही सपना था। बिजली आती नहीं थी, 3-4 घंटे आती थी तो बिजली मिल जाए लोगों को, वही सपना था। गांव-गांव में सूखी खेती होती थी तो सिंचाई हो जाए, वो ज़रूरी था। तो अलग अलग समय पे सपने बदलते रहे। अब मैं, जैसा मैंने बताया, मैं सपने देख रहा हूँ औद्योगिक निवेश के, देश से भी आए और विदेश से भी आए। मैं सपना देख रहा हूँ हमारे ODOP, जो हमारे एक जिला एक उत्पाद में गरीब आदमी भी जो चीज़ बनाता है, हमारी गांव की बहनें जो चीज़ बना रही है, उसको हम कैसे एक्सपोर्ट करें। मैं सपना देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का गेहूँ, जो सबसे बढ़िया गेहूँ है, MP वीट के नाम से जाना जाता है, उसको हम एक्सपोर्ट करें। इस बार हमने 15-16 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दिया। मध्य प्रदेश का हमारा जो चावल है, उसका बासमती चावल, उसको हम एक्सपोर्ट करें। फिर सोचते हैं इसको काहे को हम इसकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करने का काम करें। और जैसे मैंने बताया कि पहले हम सड़क पर चलने की बात करते थे, अब मुझे लगता है केवल कार चलें। तो अब ये तो सपने हमेशा बदलते रहते हैं और सपनों को कोई अंतहीन है ये, क्योंकि विकास की यात्रा अनंत है जी। एक चीज हो जाती है तो उससे आगे फिर दूसरी चीज दिखाई देती आपका है। एक सपना बहुत आकार लेता हुआ मुझे आज नज़र आया जब मैं आ रही थी, और मुझे ड्राइवर ने बताया कि आपको ये आपका काम है, एक मिशन आपने लिया हुआ है, आप रोज़ एक पेड़ लगाते हैं, और अब शायद उसकी संख्या आपने 3 कर दिया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये क्या और कहाँ से आई ये सोच? क्योंकि बहुत शानदार सोच है, और जिसे आप, मुझे जो आपके तमाम करीबी हैं उनसे जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप सब कुछ अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 10 बजते के साथ ही पेड़ तो लगना ही है। देखिए, ये मेरे जीवन का वैसे ही अंग है। जैसे मैं भोजन करता हूँ तो भोजन जरूरी है, भोजन करने में देर लग जाए लेकिन पेड़ लगने में देर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाना मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती बचाने का काम है, ये पर्यावरण बचाने का काम है। एक पेड़ जब मैं देखता हूँ, आप वयस्क पेड़ एक देखें कितने लोगों को ज़िंदगी देता है, हमें तो ऑक्सीजन देता ही है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। पक्षियों का घर पेड़ है, कलरव करते हैं, रात गुजारते हैं। एक पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, एक कोई बड़ा पेड़ आप देख लें तो लाखों जीव जंतु उस पर पलते हैं। आप पास में जाके देखिए, कीट पतंगे, जीव जंतु, चींटे चिटी, कितने लोग उस पर ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उसी से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वही उनका आश्रय स्थल है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण आज धरती का अस्तित्व संकट में है। अगर इसी तरह से प्रकृति का शोषण हम करते रहे तो एक दिन ये धरती इंसानों के तो क्या, जीवों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है जी, 0 कार्बन उत्सर्जन के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि एक उसका महत्वपूर्ण अंग है पर्यावरण बचाने का पेड़ लगाना। और इसलिए मैं केवल भाषण नहीं देता,
मैं नियम से अब एक नहीं लगता, क्योंकि बाकी लोग, अब हमारे कई मित्र बैठे, इनने हमारे साथ पेड़ लगाया, पत्रकार मित्रों ने। जिस दिन जन्मदिन होता है हमारे पत्रकार मित्र भी पेड़ लगाते हैं, समाज से भी पेड़ लगाते हैं। और सबको मेरा संदेश है आपके माध्यम से कि कृपया करके कम से कम जन्मदिन के दिन जरूर पेड़ लगाकर अपना जन्मदिन मनाएं। इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता जन्मदिन पे, क्योंकि आप अगर पेड़ लगाएंगे। और दूसरी बात यह है कि कम से कम हम इतने तो स्वार्थी ना हो कि अपने लिए भी सांसों का इंतजाम ना करें। अरे जितनी ऑक्सीजन तुम्हें चाहिए उतना पेड़ तो लगा दो। और इसलिए मैं नियम से पेड़ लगाने का काम करता हूँ। ये एक साधना है, एक तपस्या है। बिल्कुल, बहुत खूब। और इससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को उससे बहुत लाभ होगा। और शिवराज जी, आप यहाँ पर आए, हमारे इस कॉन्क्लेव में शरीक हुए और तमाम सवालों का पूरी बेबाकी से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत। न्यूज नेशन को भी धन्यवाद। शुक्रिया सर।